बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन 11वें चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कंपोनेंट्स इन द सेल, और वो स्टेप वाइज होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं 4 स्टेजेस में: ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन। तो सबसे पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को डिफाइन कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस स्टेप वाइज ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। Stepwise breakdown of the glucose resulting in the formation of the 2 molecules of the pyruvic acid। ये जो ब्रेक डाउन है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है दोनों एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, वो स्टोर्ड होती है एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच। कहाँ पर होती है ग्लाइकोलिसिस? दिस प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। साइटोसोल लिक्विड या फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को कहते हैं। वहाँ पर क्यों होती है? बिकॉज एंजाइम्स दैट कंट्रोल दिस प्रोसेस आर डिसॉल्व्ड इन द साइटोसोल। एंजाइम्स के साथ साथ एटीपी और को एंजाइम एनएडी आर आल्सो नीडेड, वो भी इस प्रोसेस में ज़रूरत होती हैं। ग्लाइकोलिसिस को डिवाइड किया गया है 2 मेन फेजेस में, और ये फेजेस फेज़ 1 प्रेपरेटरी फेज़ कहलाती है, और फेज़ 2 ऑक्सीडेटिव फेज़, या इसको हम पे ऑफ फेज़ का नाम भी देते हैं। प्रेपरेटरी फेज़ पहले 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ग्लूकोज की एंजाइमेटिकली कन्वर्शन होती है, एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन होगा। एटीपी से फास्फोरिलेटेड होने के बाद फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट में, और फिर 1,6-बिसफास्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बिसफास्फेट स्प्लिट होगा 2 हाफ दरमियान से, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेंगे। ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज लास्ट 5 रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलिसिस के। इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिलीजिंग भी होती है ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट टू 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, और 4 मोल्स एडीपी के फास्फोरिलेटेड होती हैं एटीपी में। 4 मोल्स एटीपी के बनेंगे, 2 पहली फेज में इस्तेमाल हो चुके हैं, तो जो नेट रिज़ल्ट होगा एटीपी का वो 2 एटीपी पर मोल ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड, ये पे ऑफ फेज में बनेंगे। ये रिएक्शंस शो किए हुए हैं। 5 रिएक्शंस राइट साइड में हैं। ये प्रेपरेटरी फेज़ है।
5 रिएक्शंस लेफ्ट साइड पे इंडिकेट किए हुए हैं, ये ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज है। इसमें ये 5 रिएक्शंस, जिसमें ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, ये तीसरा, ये चौथा जिसमें क्लीवेज हो रही है, और ये पांचवा जिसमें आइसोमराइजेशन हो रही है। ये 5 रिएक्शंस हैं प्रेपरेटरी फेज़ के। और इसी तरह दूसरी साइड पे ये 5 रिएक्शंस दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये 5 रिएक्शंस दिए हुए हैं पे ऑफ या ऑक्सीडेटिव फेज़ के। अब हम स्टेप वाइज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 10 स्टेप्स हैं दोनों फेजेस में। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 है फास्फोरिलेशन, जिसमें ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होगी, यानी कि एटीपी से फास्फोरस ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र होगा फास्फेट ग्रुप टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज की 6 कार्बन के साथ ही अटैच हो जाएगा, जिसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह सिंगल एक एरो के हेड के ज़रिए इंडिकेट करते हैं, और कंट्रोल्ड है बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेस। उसके बाद दूसरे स्टेप में आइसोमराइजेशन हो रही है। इस आइसोमराइजेशन में क्या होता है, ये रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन फ्रॉम C1 to C2 फॉर्मिंग द कीटोस फ्रॉम एल्डोस। कीटोस शुगर बनती है एल्डोज से, यानी कि आइसोमराइजेशन हो रही है ग्लूकोज 6 फास्फेट की फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। एंजाइम है फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज, और ये यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट दोबारा कन्वर्ट हो सकता है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। उसके बाद तीसरा स्टेप है फास्फोरिलेशन। यहाँ पर फिर दोबारा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोरिलेशन हो रही है, और एटीपी से फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के पास, जिसके नतीजे में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम यहाँ पर भी काइनेस, लेकिन उसका नाम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस, और ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको आप देखें इस तरह एरो के सिंगल हेड के ज़रिए इंडिकेट किया हुआ है। अब चौथे स्टेप में ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना है, इस 6 कार्बन शुगर की क्लीवेज होगी। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंटेनिंग। एक है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट।
और ये रिएक्शन कैटलाइज्ड होता है एल्डोलेज एंजाइम के ज़रिए। स्टेप 5 आइसोमेराइजेशन है। आइसोमेराइजेशन किस चीज़ की होती है? ये जो दो ट्रायोसिस बने हैं 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एक एंजाइम है ट्रायोस फास्फेट आइसोमेरेज, उसकी मदद से उससे कैटलाइज्ड होने के बाद ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होती हैं। अब क्योंकि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोड्यूस हुआ था, एक ऑन कन्वर्शन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है, तो इस तरह टोटल 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। ये पहले 5 स्टेप्स थे जो कि प्रेपरेटरी फेज के थे। इसमें आपने देखा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पहले और तीसरे स्टेप में यूज्ड हुई है, इसलिए इसको हम प्रेपरेटरी फेज का नाम देते हैं। अब स्टेप 6 है। स्टेप 6 में आपने याद रखना है कि जो दो मॉलिक्यूल्स बने थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, वो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं। एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और कन्वर्शन होगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इस पूरे रिएक्शन में जो इंडिकेट किया गया वो ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये रिएक्शन इंडिकेट किया हुआ है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसमें आप देखें 2 NAD एंटर हो रहे हैं और NADH में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट रिड्यूस फॉर्म है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। अब इसमें क्योंकि 2 फास्फेट ग्रुप ऐड हो गए हैं, इसलिए 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट्स की भी एडिशन होती है। स्टेप 7 में ट्रांसफ़र होगी हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप की, जो कि पहले जनरेट हुआ था अर्लियर, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP फॉर्म ATP। इस फास्फोरिलेशन में एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप हुई है, ADP में ATP में कन्वर्शन हुई है। इसको हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि फास्फेट डोनर जो है वो था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट और ये एक सबस्ट्रेट है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा 3-फास्फोग्लिसरेट। ये नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन में इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट हो चुके हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्शन हो चुकी है। स्टेप नंबर 8, रिमेनिंग जो फास्फेट एस्टर लिंकेज है 3-फास्फोग्लिसरेट में, अब वो 3 कार्बन से कार्बन नंबर 2 की तरफ ट्रांसफर्ड होगी और ये रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी हाइड्रोलिसिस है, 2-फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा और यहाँ पर एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। सिंपली यहाँ पर भी सिर्फ ग्रुप की शिफ्टिंग हुई है तीसरी कार्बन से दूसरी कार्बन के साथ। 9th स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फास्फोग्लिसरेट। ये जो स्टेप 8 में 2-फास्फोग्लिसरेट बना था, इसमें से वाटर की रिमूवल होगी और वाटर की रिमूवल से जो कंपाउंड बनेगा वो फास्फोइनोल पाइरुवेट है और एंजाइम इनोलेज है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है।
2 फास्फोग्लिसरेट से वाटर की रिमूवल इनोलेस एंजाइम की मौजूदगी में, और रिजल्टिंग कंपाउंड होगा फास्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पर जो 2 इंडिकेट किए हुए हैं, ये 2 इंडिकेट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फास्फोइनोल पायरुवेट बन रहे हैं। 10वां और आखिरी स्टेप जिसमें फिर दोबारा ट्रांसफ़र हो रहा है फास्फेट ग्रुप, और ये फास्फोइनोल पायरुवेट से एडीपी में कन्वर्ट होगा। ये भी इरिवर्सिबल ट्रांसफ़र है हाई एनर्जी फास्फोराइल ग्रुप की फास्फोइनोल पायरुवेट से एडीपी में, और ये रिएक्शन कैटलाइज होता है बाय द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन है जिसमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है। ये भी नॉन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन रिएक्शन है। ये स्टेप 10 का रिएक्शन इंडिकेट किया हुआ है। 2 एडीपी 2 एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। फास्फेट ग्रुप फास्फोइनोल पायरुवेट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं एडीपी के पास, वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। ये सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन है स्टेप 10। ये यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस शीट शो की हुई है जिसमें each molecule of the glucose gives rise to 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Therefore, total input of the 10 reactions can be summarized as glucose plus 2 ATP plus 2 inorganic phosphate plus 2 NAD plus 2H plus 4 ADP। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 हाइड्रोजन आइंस बनेंगे, 4 ATP, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 NADH, 2 ADP। जब हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो ये जो ना हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ग्लूकोस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट 2 ATP और 2 NAD। ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 पायरुवेट 2 NADH 2 ATP 2 प्रोटॉन्स और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जो साइमल्टेनियस रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है पायरुवेट में, NAD रिड्यूस्ड हो रहा है NADH में, और ADP फास्फोरिलेटेड हो रही है ATP में। इस टेबल के अंदर ओवरऑल जो रिएक्शंस और जिसमें ATP की कंजप्शन और प्रोडक्शन शो की हुई है। स्टेप नंबर 1 में आप देखें एक ATP का मॉलिक्यूल यूज्ड हुआ। स्टेप 3 में भी एक ATP का मॉलिक्यूल यूज्ड हुआ। स्टेप 7 में आप देखें एक ATP 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, और स्टेप 10 में भी 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं। इस तरह टोटल जो ATP का नेट गेन है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 4 टोटल बने, 2 इस्तेमाल हुए, तो 2 ATP टोटल नेट गेन है। इसके अलावा आपने देखा कि 2 NADH के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं जिनका फेट हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस करेंगे। ये पहला स्टेप था सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये स्टेप कॉमन होता है। साइटोसोल के अंदर होता है। 10 रिएक्शंस हैं। हर रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम से कंट्रोल्ड होता है। इसके अलावा इन रिएक्शंस में ATP की भी ज़रूरत है, और NAD को एंजाइम भी यहाँ पर ज़रूरत होते हैं। ये हमने सारा डिस्कस किया अबाउट ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।